बिहार में सबसे ज्यादा बवाल हुआ है और सबसे ज्यादा जो हंगामा की स्थिति वहीं देखने को मिली है, जो ओवरऑल स्थिति है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। क्या आप इस सब पर आपकी प्रतिक्रिया? शुरुआत आपसे संजीव जी। सर देखिए, मैं पूरे इस वर्डिक्ट को इस तरह से देखता रहा हूं कि ये बात सही है, समय गलत है, रियल टाइम में बात नहीं हो रही है। वजह यह है कि ये सही है कि ऑर्गेनिक वॉइसेज रहे हैं, कई राज्यों में विभाजन भी हुआ है और कई राज्यों में इसकी मांग रही है। लेकिन आप एक एब्सोल्यूट पूरे देश के लिए आपने एक जजमेंट किया है, दूसरा उसमें क्रीमी लेयर को भी इस तथ्य को छुपाया जा रहा है कि क्रीमी लेयर का प्रसंग उस जजमेंट में नहीं है। सच्चाई ये है कि एक जज ने ओवरऑल अपने को अलग किया, 5-1 का ये जजमेंट है, और उसके बाद 4-2 से क्रीमी लेयर पे भी टिप्पणी है। 6-1 का जजमेंट है और 4-2 से क्रीमी लेयर पे भी टिप्पणी है। जो एक जज जो महिला जज हैं बेला त्रिवेदी, वो बाहर हैं पूरे जजमेंट से ही, उनका नोट ये है, अलग जजमेंट है। तो 6 हैं, 6 में 4-2, तो वो टिप्पणी भी अपने आप में मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कोई इस तरह से, और आप देख रहे होंगे कि आज जो जीतन राम मांझी ने लाइन ली है, वो मेरे लिए भी पर्सनली भी बेहद आश्चर्यजनक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी बातों में से एक बात वो कह रहे कि क्रीमी लेयर भी लागू होना चाहिए। मेरा तो कई बार होता है कि जैसे प्रतिमाएं खंडित हो जाना, जैसे नीतीश जी जब इधर से उधर गए तो हमारे सामने एकदम से वो लगा कि क्या हुआ। अनिल दा भी साथ रहे हैं, धनंजय जी भी साथ रहे हैं, बात करते करते आपने कल ही बात की और अचानक से ये हुआ, तो लगता है कि एक कुछ सेटर कर गया। तो ये सेटर कर जाना हुआ, तो उसमें वो क्रीमी लेयर वाला भी प्रसंग है। तो इन टोटल ये दिखाई पड़ रहा है कि अंततः जो एक इक्वलिटी की ओर बढ़ता हुआ समाज है, और जो नीचे से एक चर्निंग हो रही है ऊपर की ओर, और कास्ट का, इससे ही कास्ट की जकड़ कमजोर हो रही है, 70-72 सालों में हुई है। उस पर आपने एक जो रियल टाइम का बहस नहीं है, उस बहस को केंद्र में लाया है। अब देखिए, दलितों के भी जो SC/ST का जो रिजर्वेशन है, उसमें भी यदि क्रीमी लेयर लागू हो जाए, जीतन राम मांझी जी की जैसी इच्छा है, उसके बिहार की आप बात कर रहे हैं, तो फिर भारत में कोई रिजर्वेशन रह ही नहीं जाएगा सामाजिक आधार पे और शैक्षणिक आधार पे, जो मूलतः अफर्मेटिव एक्शन का आधार है कॉन्स्टिट्यूशन के। उस पे सारा आरक्षण आर्थिक हो जाएगा। वजह यह है कि जिस दिन EWS लागू हुआ, जिसको मैं पर्सनली सवर्ण कोटा कहता हूं, वो EWS नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का नहीं है, क्योंकि उसमें से जो वीकर सेक्शन की परिभाषा हुई है, उसमें से SC/ST OBC को बाहर कर दिया गया, तो सवर्ण ही तो बच गए ना। और उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया, 8 लाख का कैप लगा दिया गया। तो जिस दिन EWS यानी सवर्ण कोटा लागू हुआ, उस दिन भारत में OBC रिजर्वेशन खत्म हो गया सर, बिना कहे हुए खत्म हो गया। वजह साफ है कि OBC का भी कैप 8 लाख का है और OBC EWS में शामिल नहीं है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि गरीबों की आपने 2 कैटेगरी बनाई है, एक कैटेगरी है सवर्ण, दूसरा कैटेगरी है OBC, और दोनों को आपने रिजर्वेशन दिया है। कहीं कोई सामाजिक आधार पे OBC को रिजर्वेशन नहीं मिला है। और यही चीज यदि ST के वर्ग पे भी हो गया, ST वर्ग पे लागू हो गया, तो फिर वही हो जाएगा कि SC/ST को भी सामाजिक आधार पे नहीं मिला है। अब जो सामाजिक आधार है, वो बेसिकली आरक्षण के जरिए एक क्रीमी लेयर बनाता है। योगेंद्र यादव ने ये वाला व्याख्या बड़ी अच्छी की है, और बाकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं उनके, वो भी, उसको मैं कह रहा हूं रियल टाइम में नहीं है, लेकिन क्रीमी लेयर की व्याख्या की है कि क्रीमी लेयर एक इंडिविजुअल से तय नहीं होता है। क्रीमी लेयर सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जो एक स्तर बनेगा समाज का, एक जाति का, उसको क्रीमी लेयर बोलेंगे। वो कहां बना है 70 सालों में? 70 सालों में यदि यह स्थिति है कि आप नौकरी, और दूसरा कि
बड़े पैमाने पे बैकलॉग, बड़े पैमाने पे होता एनएफएस। तो रियल टाइम डिस्कोर्स क्या होना था? रियल टाइम डिस्कोर्स होना था कि देश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, देश में जो बैकलॉग है उसको भरा जाए, और दूसरा होता कि जो एनएफएस किया जाता है लगातार, ईडब्ल्यूएस जब से लागू हुआ तब से आप बड़ी तेजी से भर्तियां कर रहे हैं, और जो ओबीसी और एससी एसटी के जो ये है उसमें एनएफएस किए जा रहे हैं। तो आंदोलनों का सीधा ये होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये करता कौन? ये आरएसएस तो नहीं करने जा रहा है, ये बीजेपी तो नहीं करने जा रहा है, ये करते जीतन राम मांझी। ये ऐसा करते तो वो बात वहां तक भी पहुंचती, और 10 साल 15 साल बाद एक स्वतः प्रक्रिया में चीजें और भी होती, डिवाइड होना होता तो एक समाज तय कर लेता उसको। ये काम करते चिराग पासवान, ये काम करते लालू प्रसाद। जो शरद यादव कहते थे कि 30 साल का हमने कोर्स पूरा कर दिया, अब आगे की पीढ़ी को करना है, उस आगे की पीढ़ी ने किया नहीं। अब आगे की पीढ़ी ने नहीं किया तो ये वाला प्रसंग आ गया है। तो ये है। अब जिस दिन ये जजमेंट आया था अलग अलग जगहों पे, अब चूंकि डिस्कोर्स आ गया, डिस्कोर्स अब ये है, उसको फिर यहाँ बाबा साहब को कोट करूं। बाबा साहब कहते थे कि ब्राह्मण नेतृत्व वाला जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सबकी ओर से बात करता है, लेकिन करता अपने हित में है काम। तो वही हो रहा है। ये ब्राह्मण नेतृत्व वाला जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो 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 जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है और सब, आप उस पूरे इसको देख लीजिए, उसमें भले ही एक गवाही साहब बैठे हों, अलग बात है, तो वो बात तो बड़ा अच्छा करेगा। और वो अगला वाक्य ये भी है कि वो अस्पृश्यता की समस्या को दार्शनिक शब्दावली में देखता है। यानी अर्थ यही है कि रियल टाइम में नहीं देखता है, वहां काम नहीं करता है। तो ये संकट है सर। तो कुल मिलाकर के आज ये आंदोलन हो रहा होता, आज इन मुद्दों पे तो ये डिस्कोर्स नहीं आता, लेकिन अब ये डिस्कोर्स आ गया है। उस डिस्कोर्स में जैसे ही जजमेंट आया था, मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये होगा। संजय धनंजय जी साथ में थे, नागरिक पे शायद, कि पासवान अलग जाएंगे चिराग, और मांझी जी अलग जाएंगे। यूपी में वो स्थिति साफ साफ नहीं होने वाली है, क्योंकि एक खास किस्म का इंटरनल वॉइस बना हुआ है। तो ये है बिहार की राजनीति। अब मुझे लगता है कि आरएसएस बीजेपी मांझी जी के कंधे पे खेलने जा रही है। उसमें वो हर चौतरफा कोशिश ये होगी। चिराग पासवान के लिए अब एक अवसर आ गया है कि वो जितने दाग लगे थे उनके ऊपर, वो हनुमान वाला, अब ऐसा लग रहा है कि हनुमान ने ही गर्दन पकड़ लिया है राम का, कि 2-3 वो चीजें हो गई हैं, या जो बच्चा है उसने कुछ ऐसा पकड़ लिया है जाकर के चाचा का। 3 बार बीजेपी को, ऐसा नहीं होता कि बीजेपी कोई अनाउंसमेंट, वक्फ बोर्ड वाले मामले में भी चिराग पासवान नंबर 1 पहले आकर के उन्होंने कहा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल, बाकी लोग हिचकते रहे। जेडीयू का आपने देखा क्या क्या सब हुआ। तो चिराग को शायद ये अवसर मिल गया है। हालांकि चिराग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो रियल टाइम पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। एक तो उनका अपना वर्ग है जो इस आरक्षण के डिवीजन के खिलाफ है, जहां से वो आते हैं। दूसरा वो खेल रहे हैं मुसलमानों वाले मामले में, जो सीधा सीधा स्टैंड ले रहे हैं, वो बेसिकली आरजेडी के स्पेस को कम कर रहे हैं। उनकी लड़ाई 2 चाचाओं से है। आगे उनकी लड़ाई होने वाली है, अपने भाइयों के बीच होने वाली है। मतलब भाई और ये सब, इसलिए शब्दावली में प्रयोग कर रहा हूं कि पूरा परिवार की शब्दावली अपने राजनीति में होती है। जी जी। तो ये चाहे लालू प्रसाद जी हो, चाहे नीतीश जी हो, इन 2 चाचाओं के जमीन को श्रिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि यहाँ इसका चिराग जी का साथ था, इस बीएसपी का साथ था, तो बंद बहुत सफल रहा बिहार में भी, यूपी में भी। जो खबरें आ रही हैं, कुल मिलाकर मुझे ये दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं हूँ सर, बैठा हूँ, मुझे जहाँ जाना था मैं नहीं जा रहा हूँ। वो हैं जो आए हैं घर में, वो हैं अभी। तो कुछ ऐसा जी, हनुमान की शरण में राम है, जो निकल कर आया कि उनके, मैंने जो कंधे की बात, या जो अभी और भी इंगित किया गया, या जो संकेत दिए गए, तो कुछ ऐसा देखते हैं। बहुत छोटी सी टिप्पणी, समय मेरा करीब करीब समाप्ति की ओर है। बहुत छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि देखिए क्या होना चाहिए सर, वो एक दूसरी बात होती है। जी हाँ। जैसे मुझसे पूछिएगा तो मैं चाहूंगा कि उनके हाथ में कलावा भी नहीं हो, ये चिराग पासवान के। आज तो राखी थी, लेकिन वो कलावा बड़े शौक से बांधते हैं, टीका लगाते हैं। तो हम तो एक अम्बेडकरवादी पोजीशन लेंगे, तो हम चाहेंगे ये ना हो, और पिताजी का कम से कम उस राह पे चले। लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको देखा जाए यदि, तो न सिर्फ ये आरएसएस द्वारा संचालित प्रसंग है, जरूर आखिरी स्माइल आरएसएस के मुंह पर ही है,
क्योंकि ये चीजें हो गई, डिस्कोर्स आया, तो आरएसएस जी। स्माइल करेगा जितनी चीजें ये होंगी, लेकिन सबकी अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है। चिराग पासवान अपनी कंस्टिट्यूएंसी पे राजनीति नहीं करते तो मुश्किल हो जाएगी। यानी पासवान कंस्टिट्यूएंसी उनकी है, मांझी कंस्टिट्यूएंसी जीतनराम मांझी की है, तो विरोधाभास राजनीति का पनप रहा है। आज बहन जी भी सड़क पर उतरी हैं और बाजप्ता उतरी हैं, कायदे से उतरी हैं। बिना बसपा के असफल होना मुश्किल था, जितने तरीके से हुआ है। तो इस लिहाज से ये जो हो रहा है उसको देखा जाना चाहिए और उसका एक विश्लेषण होना चाहिए। राजनीति का विरोधाभास किसको परेशान करेगा एक अलग बात है। अंतिम बात मैं कह दूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो कांग्रेस के दौर से चली और बीजेपी ने एक्सीलरेट कर दिया, इंक्लूडिंग जेएनयू के जमीन बिकने की परिघटना। एक वाक्य में मैं अंतिम खत्म कर दूं सर, 2000 में जब ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आए, तो बाद में मनमोहन सरकार ने उसको जम के बढ़ाया और ये तो बढ़ाए ही बढ़ा रहे हैं। उसमें शिकार हो गया मेरा अपना सब्जेक्ट, स्त्री अध्ययन विभाग, सब सेल्फ फाइनेंस पे चला गया सब। हम भारत के पहले विभाग थे वर्धा महाराष्ट्र में, स्त्री अध्ययन विभाग नहीं खुले बाद में, और जो खुल रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, वो सेल्फ फाइनेंस्ड हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटियों को कह दिया गया था कि आप अपना पैसा कमाइए, उसका ये मैनिफेस्टेशन है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो चीजें ये हैं, कुल मिलाकर के ये है कि पॉलिटिक्स में बीजेपी अब उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ये सारी चीजें उसको स्टिंग करेंगे। बीमारी जब बढ़ जाती है ना सर, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो छोटी बीमारियां भी आपको कमजोर कर देती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। तो बीजेपी अब इस पोजीशन पे है कि हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है।